I would request the students if they have any questions they can ask. Please raise your hand. Hello. First of all, sir. Hello, sir. And hello to your all team. And first of all, congratulations for your upcoming movie. Sir, मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि हम लोग के जनरेशन के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों को बहुत सारा जोश है कि हम एक्टिंग करियर ऐसे चूज करें और उन लोग के पास उतना नहीं रहता है, गाइड नहीं रहता है, उन लोग को पता नहीं रहता कि कैसे हम इस फील्ड में आगे बढ़ सके, क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं और किस वे में जाए, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम में डाइवर्ट हो जाते हैं, हम लोग को सही डायरेक्शन नहीं मिलता है तो बहुत अलग चीज में चल जाते हैं। तो आई थिंक उसके लिए हमको एक आपके साइड से ओपिनियन चाहिए था, गाइडेंस चाहिए था कि जिन लोग को इसमें परस्यू करना है, एक्टिंग या फिल्म एज अ करियर आगे ले जाना है, वो लोग क्या करें और किस वे में आगे जाए। मुझे लगता है कि आज तो ये सवाल होने नहीं चाहिए, ये तो 15-20 साल पहले ऐसा होता था। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं थोड़ा लेट पैदा हुआ तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि आज तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, एट वन क्लिक यू कैन गेट एवरीथिंग एज फार एज इंफॉर्मेशन इज कंसर्न। बाकी जहाँ तक बात है अपने पैशन की और अपना शहर छोड़कर मुंबई जाने की, तो वो तो मुझे लगता है कि आज से 20 साल पहले भी होता था और आगे भी होता रहेगा। अगर आप मुंबई शहर के नहीं रहने वाले, हम सब चाहे श्वेता हो, तरुण हो, मैं, हम सब एज एन एक्टर डायरेक्टर हम बॉम्बे के रहने वाले नहीं हैं। हम बॉम्बे यही एक्टिंग करने के लिए आए थे, डायरेक्टर बनने के लिए आए थे, जो भी करने का। तो उसके लिए मुझे लगता है कि उस गाइडेंस से ज्यादा ना आपका पैशन बहुत जरूरी है। मैंने ऐसा देखा कई बार क्या होता है कि लोग स्पेशली इन टुडेज टाइम, क्योंकि इस प्रोफेशन के साथ ग्लैमर इतना अटैच्ड है ना, तो लोग कई बार उस ग्लैमर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं और उन्हें लगता है यार ये तो अच्छा है यार, एक्टर लोगों के साथ लोग फोटो खिंचाते हैं, मिलते हैं, अरे क्या बात है, इनके पास तो बहुत पैसा होता है, बहुत पैसा कमाते हैं, फेम है, सब कुछ है। उसको देख के इस फील्ड में आने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। Ask yourself 10 times again and again that do you want to be an actor? Do you want to be a producer? Do you want to be a director? Do you want to be a cinematographer? आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं फिल्म मेकिंग, उसके रास्ते आपको अपने आप मिलेंगे। अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो आप खोजेंगे कि यार मैं डायरेक्टर बनने के लिए ट्रेनिंग कहीं ले सकता हूँ क्या, कहाँ जा सकता हूँ, इंडिया में कितने इंस्टीट्यूट है जहाँ मैं डायरेक्टर बनने की ट्रेनिंग ले सकता हूँ। फिर मैं सब रास्ते खुल जाते हैं। पहला सवाल अपने आप से होना चाहिए कि क्या ये आपकी एक ऐसी भूख और ऐसा पैशन है जिसके बिना आप नहीं रह सकते। जैसे मैं 27 साल पहले बॉम्बे आया था, 27 years बैक। तब तो ना सैटेलाइट टीवी था, ओटीटी नहीं था, या तो सिर्फ फिल्में थी, दूरदर्शन था और जी टीवी एक सैटेलाइट चैनल शुरू हुआ। तब इतने सारे चैनल्स भी नहीं, बट मुझे ये पता था कि मुझे एक्टिंग करनी है। मैं अपने शहर में जहाँ रहता था वहाँ मैंने थिएटर करना शुरू कर दिया। फिर थिएटर के थ्रू मुझे पता चला कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है नाम का एक इंस्टीट्यूट है, मैंने वहाँ ट्राई किया, लकीली मुझे वहाँ एडमिशन मिल गया। फिर मैंने वहाँ 3 साल ट्रेनिंग ली, फिर बॉम्बे आया। तो यानी कि जब आपका फोकस बहुत क्लियर होता है कि मुझे यही करना है, जिस दिन आप ये सवाल अपने आप से क्लियर कर लेंगे ना कि यार मैं इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा, मुझे करना ही नहीं, मुझे यही करना है, you will find all the possible ways and guidance. Thank you. Next question, please. नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा नाम सौम्य शुक्ला है और मेरा सवाल ये है कि कहा जाता है कि सिनेमा ही समाज का दर्पण है, तो ये जब दर्पण सच्चाई दिखाने लगती है केरला स्टोरी और केरला फाइल्स के जैसे फिल्मों के थ्रू,
तो जो आम लोग हैं वो उनका विरोध क्यों करते हैं? और मतलब सिनेमा जो है वो हम लोगों के ओपिनियन बदलने में कैसे रोल प्ले करता है? Thank you, sir. देखिए, मेरा मानना है कि जो आप बात कर रहे हैं वो एक पहलू है सिनेमा का, बट वहां तक सीमित नहीं है, ऐसा मेरा मानना। जो मैंने सवाल मैं समझ पाया हूँ। अगर आप कहेंगे कि क्या समाज सिनेमा से इंस्पायर होता है, सिनेमा समाज से इंस्पायर होता है, आई थिंक ये दोनों ही होता है। किसी में सिनेमा इंस्पायर करता है समाज को, कभी समाज इंस्पायर करता है सिनेमा को, कभी दोनों में से कुछ सही नहीं होता है। अगर आप लोग तो मार्वल फिल्म भी देखते हैं, अब आयरन मैन तो नहीं रहता हमारे बीच, अब स्पाइडरमैन तो नहीं रहता, बट कहीं ना कहीं उसमें भी रियलिटी होती है। तो मेरा मानना ये है कि जब आप किताबें भी पढ़ते हैं, अगर मैं एकदम स्टार्ट में चले जाऊं तो सिनेमा की शुरुआत कहानियों से होती है। कहानियां किताबों में हम पढ़ा करते थे पहले, जब इतने सारे ऑप्शन नहीं होते थे। तो हर तरीके की कहानी होती है, कुछ मनगढ़ंत होती है, कुछ सच्चाई होती है, कुछ हाफ ट्रुथ हाफ वो होती है। तो आई थिंक इसका एक सीधा आंसर है नहीं। ऑफ कोर्स मेरा एज अ फिल्म मेकर मानना है कि आप वो देखते हैं या वो बनाते हैं जिसको आप बिलीव करते हैं, वो आपका बिलीफ सिस्टम है जो उस चीज को ड्राइव करता है। मुझे एक तरीके की फिल्में पसंद है तो मैं वैसी फिल्में ज्यादा देखता हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल, मैं अगर मुझे कॉमेडी ज्यादा पसंद है तो मैं तो यूट्यूब या किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कॉमेडी फिल्में ज्यादा देखूंगा। मेरे को एक्शन पसंद है, मैं एक्शन देखूंगा। और अगर किसी चीज के लिए मैं अपने आप को ओपन कर दूंगा तो वो मेरे जॉनर खुल भी सकता है। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा। देखिए, बहुत अच्छा मैसेज देने वाली फिल्में 1950 से बनती आ रही हैं, तो समाज तो पूरा सुधर नहीं गया। और खराब मैसेज देने वाली फिल्में भी 1950 से बनते आ रही है, समाज उतना बिगड़ भी नहीं गया। आई थिंक ये आई थिंक एक बैलेंस चीज है जिसमें आप किसी एक तरफ स्केल को डाल नहीं सकते, या आप पिन पॉइंट करके नहीं बोल सकते कि भाई सिनेमा बिगाड़ रहा है, समाज बिगाड़ रहा है। दोनों साथ साथ चल रहे हैं। बनाने वाले भी उसी समाज से आते हैं, देखने वाले भी उसी समाज में। तो आई थिंक वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। सो टू से कि अच्छा आप इस तरफ हैं या इस तरफ हैं, हम दोनों तरफ ही हैं। मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, अभी अगले फंक्शन में मैं वहाँ बैठ जाऊंगा और मैं ही सवाल पूछ रहा हूँ। तो आई थिंक इसको मेरे हिसाब से बहुत होलिस्टिकली देखना चाहिए। ये इतना सिंपल आंसर नहीं है मेरे हिसाब से। आई थिंक मैं जितना क्लैरिफाई कर पाया। जो आपने सवाल पूछा ना, उसमें जो तरुण ने बहुत सिंपल सी बात कही है कि अगर हम विरोध की बात करते हैं, किसी भी फिल्म का विरोध नहीं होना चाहिए। किसी भी फिल्म का विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक तरफा बात करेंगे कि भाई इस फिल्म का विरोध क्यों होता है, तो फिर दूसरी जो फिल्मों का विरोध होता है वो भी नहीं होना चाहिए। So, हम जिस फ्रेटर्निटी को बिलोंग करते हैं, हमारा काम है सिनेमा बनाना। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने समाज को नासमझ तरीके से ट्रीट करते हैं। कुछ लोग जो है ये डिसाइड करते हैं कि नहीं 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 बच्चे बिगड़ जाएंगे, बिगड़ने दो, देखने दो। जैसा तरुण ने कहा कि हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 1945 से सिनेमा बन रहा है, मतलब 40s के आसपास से सिनेमा बन रहा है। तो 40s के जमाने से लेकर मतलब अब कितने यार 80 साल तो हो गए। 80 सालों में समाज ठीक ठाक चल ही रहा है ना। जिनको पढ़ना है वो पढ़ते हैं, जिनको काम करना है वो काम करते हैं, जिनको मेहनत करनी है वो मेहनत करते हैं, जिनको बड़ा बनना है वो बड़ा बनते हैं, जिनको कुछ गलत करना है वो गलत करते हैं। और गलत करने का एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये हम सब जानते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी गलत काम करते हैं, है ना, बड़े बड़े अचीवर्स भी गलत काम करते हैं। सो दैट इज नथिंग टू डू विद। हम ये कहते हैं कि हर किसी को ये फ्रीडम होनी चाहिए, वो जिस तरह की भी फिल्म बनाना चाहता है, लेट द ऑडियंस डिसाइड ना। किसी भी फिल्म का विरोध नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो भी फिल्में लगती हैं उनको चलने दो और लोगों को देखने दो। मेरे से किसी ने एक बार पूछा था कि आप क्राइम पेट्रोल में इतना क्राइम दिखाते हैं तो उससे क्या लोगों को मतलब क्राइम करने की प्रेरणा मिलती है? उससे तो लोगों में समाज में क्राइम बढ़ेगा। मैंने कहा आप मुझे गारंटी दीजिए कि क्राइम पेट्रोल शो बंद कर देते हैं, समाज में 0 क्राइम हो जाएगा, हम कल बंद करवा देंगे। पॉसिबल है? क्राइम पेट्रोल उन्हीं कहानियों से बना है जो रियल जिंदगी की कहानियां हैं। हमारी कोशिश तो ये थी दुनिया को बताने की कि भाई
ये रियलिटी में आपके आसपास हो रहा है, प्लीज इसको देखिए, समझिए, इससे बचिए, अलर्ट रहिए। ये और कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे केसेस आए जहां पर किसी ने कहा कि कोई क्राइम करने के बाद उसने कहा कि मैं तो ये मुझे इंस्पिरेशन मिली थी क्राइम शो देखने। तो मैंने मेरे से किसी ने प्रेस में पूछा था कि अरे सर देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है आपका शो देखकर। मैंने कहा कि उसने शायद पूरा एपिसोड नहीं देखा हो, क्योंकि हमारे हर एपिसोड में क्रिमिनल जितना मर्जी दिमाग लड़ा ले अंत में पकड़ा जाता है, क्योंकि हम तो वही केसेस दिखाते हैं जो हो चुके हैं और जिनको पुलिस सॉल्व कर चुकी है। तो शायद उसने क्या किया होगा, आधा एपिसोड देखा होगा और वो क्राइम करने निकल गया होगा, तो पूरा एपिसोड देखा नहीं उसने। सो ये एक एस्केपिस्ट एटीट्यूड होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने इतनी फिल्मों में वायलेंस देखा है कि आपने गन उठा ली क्या? नहीं उठाई ना? क्यों नहीं उठाई? क्योंकि आपका अपना दिमाग है और वो काम करता है। प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग चाहते हैं कि हम सबके दिमाग को वो लोग कंट्रोल करें, वो डिसाइड करें कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना। सो आई फील दैट फिल्म मेकिंग और सिनेमा जो है उसमें सब कुछ दिखाया जाना चाहिए। हर फिल्म मेकर को ये हक होना चाहिए कि भाई, और सबसे बड़ी बात ये है कि एक सेंसर बोर्ड बनाया है ना गवर्नमेंट ने। जब एक सेंसर बोर्ड ने एक फिल्म को देखकर क्लियर कर दिया है, उसके बाद फिर उसका बैन होना नहीं बनता। फिर तो इस तरह की बॉडीज का मतलब ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप अपना फिल्में देखिए जो आपको पसंद है। जैसा तरुण ने कहा कि जो फिल्म उसे कॉमेडी अच्छी लगती है वो कॉमेडी देखने जाएगा, जिसको एक्शन अच्छा लगता है। जैसे मुझे साइंस फिक्शन पसंद ही नहीं है, मैं साइंस फिक्शन फिल्में देखने नहीं जाता हूँ। कभी कभार देख ली किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे है, सो दैट्स माय चॉइस। ऐसा तो नहीं कि वो फिल्में खराब है या मैं कल को उनका विरोध करने लग जाऊँ, ये बकवास होती है फिल्में, बंद करो साइंस फिक्शन। नहीं कर सकता। पसंद है वो बनाएगा और जिसको पसंद है वो देखेगा। सो आई थिंक लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डिबेट। कल को अगर आप फिल्म मेकर बने तो जो आप बनाना चाहते हैं बनाइए, ठीक है? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन रियल लाइफ में जब केसेस दिखाते थे जो मतलब इस तरह की मतलब टीवी के सर जो रियल आप लोग जो केसेस दिखाते थे टीवी में वो रियल लाइफ में भी होते थे, तो ऐसा कुछ सर आपका एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहेंगे? सर शाहरुख खान का तो पता नहीं सर, पर हम आपको टीवी पे ज्यादा देखते हैं सर। क्या यार हमारी फिल्म देखने नहीं जाओगे तुम? क्राइम पेट्रोल तो फ्री में आ ही रहा है। हाँ तो देखो शाहरुख खान भी तो टीवी से आए थे, इसका मतलब मैं भी जल्दी शाहरुख खान बनने वाला हूँ। नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज मुझे नहीं मालूम था जब ये शो शुरू हुआ था कि हम ऑडियंस कैसे देखेगी। जैसे अभी उन्होंने सवाल पूछा कि हमें भी लगा था यार कि ऑडियंस देखेगी क्या, रात को 10-11 बजे सोने से पहले खाना खाने के बाद सब लोग बोलेंगे क्या दिखा रहे हो यार। जहाँ लोग सास बहू के ड्रामा देख रहे हैं टेलीविजन पे, बहू, देवरानी, जेठानी, बाबूजी, माताजी, करवा चौथ, दिवाली सेलिब्रेशन, ये सब चल रहा है। उसके बीच में हम आते हैं चाकू वाकू लेके, इसने उसको मार दिया, उसने इसको मार दिया। हमें डाउट था कि कैसा रहा, लेकिन हमारा पर्पस, जैसा मैं आपसे कह रहा था ना, आपसे मैं कह रहा था, हमारा जब ये शो बन रहा था तो जब कोई एक जैसे कोई आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, आ गया, तो जब आप कोई चीज बनाते हैं तो आपका उसके पीछे दिमाग होता है ना कि इसका हमें भी ऐसा लगा था कि ये जो है
हेलो, थैंक यू। सो हमें भी ये लगा था कि शायद ना लोग देखें, लेकिन हमने दिमाग में रखा कि हम ये क्यों बना रहे हैं प्रोग्राम। तो हमने डिसाइड किया कि हम केसेस लेंगे, उन केसेस को हम ज्यादा ग्लैमराइज नहीं करेंगे, हम क्राइम को सेंसेशनलाइज नहीं करेंगे, हम क्राइम को रियल तरीके से दिखाएंगे, लोगों से कहेंगे कि देखिए ये क्राइम ये हमारे आसपास हुआ। और अगर आपने नोटिस किया हो तो क्राइम पेट्रोल की कोई भी स्टोरी वो ऐसी नहीं होती थी कि जहाँ कोई गैंगस्टर्स हैं या फिर कोई अंडरवर्ल्ड है। वो कहानियां और केसेस होते थे जो हमारे आसपास हो रहे हैं। कई बार हमें ऐसा लगता था कि यार ये तो बड़ा अच्छा इंसान था, इसने कैसे क्राइम कर दिया। तो ऐसी कहानियां थी, उनको लोगों को दिखाओ और उनसे ये कहो कि देखो यार ये हमारे आसपास हो रहा है, ऐसा होता है। लोग हम सब में एक क्रिमिनल इंस्टिंक्ट है। जब हम किसी को झापड़ मारते हैं ना, तो वो उस क्रिमिनल इंस्टिंक्ट का एक छोटा सा परसेंटेज है। आप ये मत सोचिए कि मैंने झापड़ मारा तो मैं क्रिमिनल नहीं हूं, वो एक जर्म है। वो जब आप किसी को सड़क पर पीटते हैं ना, तो वो भी एक उसका परसेंटेज है। अब वो कब चाकू और बंदूक में बदल जाएगा ये हमें नहीं पता, और वो बदल सकता है। तो आपको और हम सबको अपने आप के ऊपर चेक रखना होता है कि नहीं यार मैं गुस्सा होता हूँ। गुस्सा होना, किसी के प्रति जलन फील करना, फ्रस्ट्रेट होना, ग्रीड होना, these are all natural emotions। बट जब ये इमोशन एक लाइन क्रॉस कर देते हैं तो फिर वो क्राइम बन जाता है। सो हमारा पर्पस जो था, आई थिंक कहीं ना कहीं वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट हुआ, लोगों को बहुत अच्छा लगा शो। और हमने भी अपनी नीयत भी साफ रखी थी कि हमने इसको यार बहुत ड्रामेटिक नहीं करना, लोगों को क्राइम के नाम पर मतलब एक सेंसेशनल ड्रामा बनाकर नहीं दिखाना है, एक रियलिटी की तरह से दिखाना है। और शायद वही रियलिटी लोगों के साथ कनेक्ट कर गई और ये शो इतने साल चलता है। नमस्कार सर, मेरा नाम आर्यन राज है। मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का एक स्टूडेंट हूँ। मेरे पास 2 सवाल हैं। उससे पहले मैं आपके मूवी के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। सर, जैसे कि आपने कहा कि कोई मूवी में शाहरुख खान नहीं है या फिर कोई रोमांटिक सॉन्ग सीन नहीं है या फिर कोई सॉन्ग नहीं है। सर, ऑडियंस हमारे जैसे ऑडियंस वो बहुत इवॉल्व हो चुके हैं इन सब से। और सर बेसिकली हम लोग तो मूवी पढ़ते हैं, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हम लोग मूवी पढ़ते हैं, हमारे फैकल्टीज पढ़ाते हैं और बताया जाता है कि स्टोरी फ्लो क्या होता है उसका, और ये सब लोग बिगाड़ देते हैं। और हमें ज़्यादातर कंटेंट इज द किंग। सर आपका तो कंटेंट है, कंटेंट सच में किंग है आपका, तो सर मूवी तो बेस्ट होगा ही। सर मेरा सवाल श्वेताब सर और आप अनूप सर दोनों से है कि पहला सवाल है कि जब आप लोग एक्टिंग करते हो और किसी भी कैरेक्टर्स को अच्छे से निभाते हो, उसको अपने अंदर बसा लेते हो, तो मेंटली और फिजिकली इफेक्ट क्या पड़ता है? और किसी भी किरदार को जब आप निभाते हो तो किस हिसाब से अपने अंदर अटैक करते हो? देखिए, पहले तो आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि ऑडियंस इवॉल्व हो गई है, एकदम सच बात है। और ऑडियंस की एवोल्यूशन के साथ ना फिल्म मेकर्स भी और इवॉल्व हो रहे हैं। तो ये जो हमारा सिनेमा है ये उसी चीज़ की कोशिश है और ये इवॉल्व ऑडियंस के लिए है। और ये भी है कि और भी ऑडियंस को इवॉल्व करेगी ये फिल्म, क्योंकि आजकल नेटफ्लिक्स, अमेजोन इन सब के आने के बाद लोग बहुत तरीके का कंटेंट देख रहे हैं, वर्ल्ड सिनेमा देख रहे हैं, पता चल रहा है कि और भी चीज़ें, और भी तरीके का सिनेमा होता है, ये भी उसी में से एक है। तो आई एम श्योर कि आप जैसे और ऑडियंसेस को और जनरली भी सबको ये बहुत पसंद आने वाला है। दूसरा एक और बात है, जैसे आपने बोला कंटेंट इज किंग, हमारा ये भी मानना है कि सिर्फ कंटेंट नहीं, ट्रीटमेंट किंग होता है कि आप एक चीज को ट्रीट किस तरीके से करते हैं, बनाते कैसे हैं। सेम स्टोरी अलग अलग तरीके से दिखाई जाती है, वो दर्शाने का क्या तरीका है वो मेरे हिसाब से किंग है। दूसरा जो आपने एक्टिंग का सवाल किया उस पर मेरे ख्याल से देखिए वो हर एक्टर पे बहुत अलग होता है और कैरेक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है किस तरीके का कैरेक्टर निभा रहे हैं। कुछ कैरेक्टर सही में आपके लिए फिजिकली और मेंटली बहुत टैक्सिंग हो जाते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो अपने में ही लाइट होते हैं तो करने में आपको बहुत मजा आता है, बट वो भी आपको एक तरीके का अनुभव देते हैं जहाँ पे शायद आप लाइफ में बहुत फ्री और लाइट फील करने लगते हैं। पर वो मुझे हमेशा लगता है कि वो बहुत ही इंडिविजुअल चीज़ है, शायद सारे एक्टर्स के साथ ना हो, कुछ एक्टर्स के साथ हो। मेरे लिए जैसे मैं जब अनिल का किरदार निभा रहा था तो मेरे लिए चैलेंज फिजिकली और मेंटली उतना ज़्यादा नहीं था जितना कि स्किल वाइज था, क्योंकि मुझे लगता है कि इस कैरेक्टर के लिए एक स्किल की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि इस कैरेक्टर की फिल्म एक जर्नी होती है जो ये शुरू से जहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से कैरेक्टर अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और जहाँ खत्म करता है, वो सब जमीन आसमान का फर्क है।
एक बहुत मेजर ग्राफ है जो आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। उस ग्राफ को दर्शाने में बहुत स्किल लगा, जिसमें डायरेक्टर ने ऑब्वियसली बहुत हेल्प की। तो आई थिंक यहाँ का चैलेंज बहुत डिफरेंट था। इट वाज नॉट फिजिकली, हाँ मतलब हम जिन लोकेशंस पे शूट कर रहे थे उस तरीके से फिजिकली बहुत डिफिकल्ट था, बट टाइटल वाइज नॉट एज मच। पर सर बताइए। नहीं, जैसा श्वेता आपने कहा बिल्कुल सही है। एक्टिंग का प्रोसेस ऐसा है जो बहुत इंडिविजुअल है। हो सकता है कि जैसे अब हम सारे स्टूडेंट्स क्लास में जब पढ़ते हैं तो हम एक ही टीचर पढ़ा रहा होता है, एक ही तरीके से पढ़ा रहा होता है, लेकिन फिर भी किसी के 60 नंबर आते हैं, किसी के 80 आते हैं, किसी के 90 आते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट्स इंडिविजुअल परसेप्शन। तो कल को एक एज एन एक्टर जब आप काम करते हैं तो आपका जो प्रोसेस है वो थोड़ा हो सकता है दूसरे एक्टर से अलग हो, बट एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स द रिजल्ट मैटर्स। प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, वो टैक्सिंग हो आपके लिए, उसका प्रिपरेशन टैक्सिंग हो, आप एक्टिंग की 50 किताबें पढ़ें, आप फिल्में देखें, आप दूसरे एक्टर्स का काम देखें, सीखें, बट आपको अपना एक, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक्टर का ना अपना एक डिवाइस खोज लेता है और वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ काम करते करते, अलग अलग लोगों के साथ काम करते हुए कहीं ना कहीं उसको एक रास्ता मिल जाता है कि हाँ यार ये मेरा तरीका है। बट हैविंग सेड दैट, वो भी कोई परमानेंट नहीं होता। कल को आप कोई दूसरा प्रोजेक्ट करते हैं, उनको लगता है नहीं यार ये जो मैंने तरीका खोजा था यहाँ तो काम ही नहीं करेगा वो, इसके लिए तो ये स्क्रिप्ट ही कुछ अलग है, इसके लिए तो मुझे कुछ अलग डिवाइस करना पड़ेगा। So I think it's a process here. It's just a process which you learn with experience. काम करते करते हम on the floor सीखते जाते हैं। सबसे बड़ा अंतिम सवाल आप तीनों से है, एक्टर्स एंड डायरेक्टर से, कि जब क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है, आप कुछ नया नहीं बना पाते हो या फिर आप किसी चीज में फंस जाते हो, तो आप कैसे उस चीज से निकलते हो? मैं पहाड़ों पे चला जाता हूँ। देखिए, ऑफ कोर्स क्रिएटिव ब्लॉक आप जब भी कुछ करते हैं तो आता ही आता है। मतलब अगर आप क्रिएटिवली कुछ भी चाहे लिख रहे हैं, चाहे आप डांस करते, चाहे आप गाते हैं, चाहे कहीं कहीं तो आता ही है क्रिएटिव जब आप करते हैं। बट आई थिंक वो अगर आपका आ रहा है, मेरा ऐसा मानना है, इट इज अ गुड थिंग। मतलब आप अपनी बाउंड्री को पुश कर रहे हैं, क्योंकि ब्लॉक तभी आएगा जब आपके स्किल्स, आपका सारी चीज ऑलमोस्ट खत्म हो रही होगी, देन आपको उसमें और सीख के इवॉल्व करना होगा। आई थिंक दैट इज वेयर योर क्रिएटिविटी ग्रोज। सो आई थिंक क्रिएटिव ब्लॉक आना बहुत अच्छी चीज है और उससे जूझना बहुत अच्छी बात है। बिकॉज देखिए, अगर आपको ब्लॉक ही नहीं आना, मतलब आप वो कर रहे हो जो आपको ऑलरेडी आता है। मतलब मेरे को गाड़ी चलानी आती है, मैं रोज चला रहा हूँ तो चलेगी। वो तो ब्लॉक तब आएगा जब मुझे पता लगेगा कि अच्छा एक मोड़ आ गया जहाँ पे मुझे, मैं ट्रेन नहीं हूँ इसके लिए, तो वहाँ आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। बट या मैं तो पढ़ रहा हूँ। यार क्रिएटिव लोग आते हैं तो मैं ऑफ ले लेता हूँ जेनुइनली। मतलब इट्स द सेम थिंग एज पहाड़ जाने का, थोड़ा सा आपको साइड होना पड़ता है। आप जो भी, चाहे आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, चाहे आप एक कैरेक्टर पे काम कर रहे हो, और अगर एक क्रिएटिव ब्लॉक आ गया तो सबसे पहले तो आप काम रहिए और थोड़े टाइम पे स्टेप आउट करिए उस चीज से। आप जो भी कर रहे हैं, थोड़ा अपने आप को किसी और चीज में उलझाइए, कुछ समय दीजिए एंड वेट फॉर समटाइम्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वेट आल्सो फॉर दैट थिंग टू, बिकॉज क्रिएटिव चीज ना कोई, इसमें कोई मैकेनिज्म तो है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई राइटर ऐसे पैदा होता है कि मैं राइटर हूँ, ये वो। एक इंस्पिरेशन आती है हर चीज की, ठीक है, चाहे आपके करियर चॉइसेस हो, चाहे किसी भी टाइप की चीज हो। तो आप समटाइम्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट वेट फॉर द राइट मोमेंट और फॉर द राइट इंस्पिरेशन और फॉर द राइट आइडिया, ठीक है। बस यहाँ ये जरूर है कि आप अपने आप को, अपने माइंड को, अपने बॉडी को उस चीज में ढालिए कि जब भी वो इंस्पिरेशन आपको आए तो आप वो लेने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं कि आप ऑफ ले लिया और उसके बाद मतलब ऐसे किसी चीज में घुस गए कि जो आप काम करें तो आपके दिमाग में कहीं है ही नहीं। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टेप बैक अ लिटिल। सबको बताना पहली बात तो ये कि ये ब्लॉक आना अच्छी बात है, क्योंकि ब्लॉक आने का मतलब ये है कि आप सोच रहे हैं और आपको इस बात का एहसास आ रहा है कि नहीं यार मैं कुछ ठीक नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ हो रही है, मुझे ठीक करना है इसको। तो ब्लॉक आना आपके दिमाग में ये मानना कि यार अभी माय माइंड इज नॉट वर्किंग इज अ गुड साइन। अब अगर मैं एज एन एक्टर इसको अपने ऊपर अप्लाई करके कहूँ तो ये हमारी इंडस्ट्री में कई बार क्या होता है कि इमेज बन जाती है। तो मैं क्राइम पेट्रोल इतने सालों से कर रहा था,
तो अचानक जब मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार मुझे तो अभी एक्टिंग करनी है, बिकॉज एक्टिंग में बहुत गैप हो गया था मेरा, बिकॉज मेरा काफ़ी टाइम कमिटमेंट क्राइम पेट्रोल में चला जाता था। सो मैंने जब क्राइम पेट्रोल, सबसे पहले तो उस ब्लॉक को दूर करने के लिए मैंने 2019 में क्राइम पेट्रोल छोड़ दिया होस्ट करना। तो पहला तो ये स्टेप लिया, फिर दूसरा स्टेप ये लिया जब मैं एक्टिंग के लिए कोशिश की और लोगों को कहा कि भाई अब मैं फ्री हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता था कि मैं शायद महीने के 30 दिन क्राइम पेट्रोल ही शूट करता है। तो उनको पहले ये बताया कि नहीं भाई मैं 30 दिन नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली हूँ, मेरे पास वक्त है। उसके बाद मुझे बहुत सारे पुलिस वालों के रोल ऑफर होने लग गए, तो उनको ना कहना, आई थिंक जैसे ये पहाड़ों में चले जाते हैं या ये काम होके कुछ सोचने लग जाते हैं या दूसरे काम में कुछ बिजी कर लेते हैं, उसी तरीके से मुझे ना कहना पड़ा बहुत सारे रोल्स को। मुझे बार बार ये लोगों को कहना पड़ा कि नहीं यार मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है इस रोल में, मैं क्या करूँगा, कुछ नया नहीं है। इसीलिए मैंने मिल्क जैसी फिल्म की जब ये आई, तो क्योंकि जब ये फिल्म मेरे सामने आई और ये किरदार मुझे इन्होंने ऑफर किया तो मुझे लगा हाँ यार ये अलग है। मतलब जो आपने ट्रेलर में देखा उसमें आपने मुझे नहीं लगता आपने शायद पास्ट में मुझे उस तरह की कभी किरदार में देखा होगा, तो मुझे लगा कि ये नई चीज है। सो आई थिंक ब्लॉक आना अच्छी बात है, फिर ब्लॉक के लिए आपको क्या स्टेप उठाने हैं वो अपना अपना तरीका। मेरे लिए ये तरीका था कि यार जो काम मुझे ऑफर हो रहा है अगर वो रेपिटेटिव है, अगर वो सेम जॉनर में है या सेम तरीके का है, तो मुझे उसको ना भूलना चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे घर पे खाली क्यों ना बैठना पड़े। तो मैंने वो करने की कोशिश की। अब देखते हैं कितने दिन और खाली बैठना पड़ेगा। Next question, please. My name is Ananya and I am from BGMC department as well. Firstly, I would say I'm a huge fan of Anup Soni sir. And my question will be for both of you guys, Shwetab sir and Anup sir. Firstly, Satish sir who passed away in March, I believe, sadly. And he was a very versatile actor. And how was it sharing screen with such a huge personality for you guys? अनफॉर्चुनेटली मुझे तो इस फिल्म में उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका नहीं मिला, बिकॉज मेरे कुछ सीन्स उनके साथ हैं नहीं कहानी में। तो वो तो नहीं, लेकिन मैं पर्सनली उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, बिकॉज एक तो वो मेरे सीनियर हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, और एलुमनाई होने की वजह से और पुरानी पहचान होने की वजह से काफ़ी मुलाकात होती रहती है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ही इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड क्रिएटिव पर्सन वी हैव। और ऐसा नहीं है कि ये लोगों ने इसको पहचाना नहीं, बहुत साल पहले पहचान गया। ही वाज द गो गेटर, चाहे लिखना हो, फिल्में डायरेक्ट करना हो, एक्टिंग करना हो, डायलॉग्स लिखना हो, फिल्में प्रोड्यूस करना हो। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने आई थिंक सिनेमैटोग्राफी को छोड़कर या साउंड रिकॉर्डिंग्स को छोड़कर बाकी सारे काम फिल्म डिपार्टमेंट में किए। इमेंसली टैलेंटेड क्रिएटिव पर्सन, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रहे हमारे साथ अब। लेकिन उनका जितना काम है, और मैंने तो उनसे बहुत किस्से सुने हैं, इन लोगों ने भी काम करते हुए बहुत बातें सुनी है, तो उनसे जो किस्से सुन के जो समझ में आता है, जो सीखने को मिलता है कि यार एक रेस्टलेसनेस होना बहुत जरूरी है किसी भी क्रिएटिव आदमी को। यू नो, होता ना एक खोजी, एक एटीट्यूड जो होता है कि कुछ ना कुछ करते रहना, वो उनमें जरूर था। और आई होप जो कुछ सीख पाए उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। देखिए, मैं तो अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ, क्योंकि मैंने उनके साथ काफ़ी स्पेस शेयर किया इस फिल्म में, और वो नहीं होते ना तो ये फिल्म नहीं बन पाती। जैसे ऋषि ने थोड़ी देर पहले बताया कि 2 घंटे में उन्होंने स्क्रिप्ट को हाँ करी थी, वो ना सिर्फ वो हमारे लिए इतनी बड़ी वैलिडेशन थी ना, कितने बड़े आर्टिस्ट ने हमें इतने हमारे साथ काम करने का हमें मौका दिया, उनके साथ काम करने का। और एक चीज जो मैंने उनसे सीखी है, जो मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा, वो ये थी कि एट द एज दैट ही वाज एट, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि मेरा कंपटीशन जो है ना, मेरा अपने उम्र के लोगों के साथ नहीं, मेरा कंपटीशन है तुम जैसे लोगों के साथ जो भी नए आ रहे हो। आई नीड टू स्टे विद द टाइम्स, आई नीड टू स्टे रेलेवेंट, आई नीड टू कीप वर्किंग। वो उस उम्र में भी उन्होंने वापस से जिम जाना शुरू किया था, मुझे वीडियोस भेजते थे कि देखो आई एम लूजिंग वेट, क्योंकि मुझे अभी और काम करना है। उनकी एनर्जी एक अलग लेवल की थी, जो पैशन उनका अपने काम के लिए था ना, वो कोई भी, मतलब आप लोग अभी सब अपना करियर शुरू कर रहे हैं, अगर आप किसी भी काम में उनके जैसा पैशन ले आए तो नो वन कैन बी अनसक्सेसफुल। ठीक है, उनके पास मतलब वो हर चीज में, अगर वो लिखते थे तो दिल से लिखते थे, अगर वो सिर्फ कोई कहानी भी सुनाते थे ऐसे रैंडमली भी, तो इतने
इतने इमोशन के साथ, इतने एनर्जी के साथ सुनाते थे कि वो सबको कैप्टिवेट कर लेते थे। ठीक है, तो वो एनर्जी, वो वर्क, वो तो मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा और ये मेमोरीज जो है वो इस फिल्म ने मुझे गिफ्ट की तरह दिया है। एंड आई होप मेरी जो फिल्म है और उनका जो किरदार है इस फिल्म में, बिकॉज उन्होंने भी कुछ इसमें नया अटेम्प्ट किया है, वो बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे इस प्रोजेक्ट को लेके कि यार मैं भी कुछ नया कर रहा हूँ एट दिस स्टेज ऑफ माई करियर। जैसे उन्होंने गन्स को लेकर हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि करियर में उन्होंने कभी गन बंदूक चलाई नहीं, होल्ड जरूर करी थी पर चलाई नहीं थी। सो दिस इज द फर्स्ट फिल्म जहाँ पे वो बंदूक चला रहे हैं। सो इज वेरी हैप्पी। उनका जो कैरेक्टर आप देखेंगे एक बड़ा लवेबल कैरेक्टर है, गलत कामों में बट बहुत लवेबल है और बहुत ऑनेस्टी के साथ अपना काम करता है। तो आई होप कि जैसे उन्होंने हमें एक गिफ्ट दिया था उसी तरीके से ये फिल्म उनकी मेमोरी के लिए एक ट्रिब्यूट हो और आप सब को ये पसंद आए, उनका किरदार पसंद आए। convey this to Anup sir. आपने आज बताया कि 2019 में you have quit already Crime Patrol को। मुझे आज तक ये पता ही नहीं चल पाया क्योंकि मैं जब कोई और एक्टर होस्ट करता था तो स्किप कर देती थी। Next question please. Good afternoon, sir. There is no questions. Just a simple request from Anup sir. Sir, can we have your famous dialogue? Yes, sir. तो मतलब फिल्म खत्म कर रहे हैं ना प्लीज साहब, तो वो लास्ट बोलेंगे। Next question please. So I have two questions. One from Rishi sir. So what was your first thought about this film? Like how is it going to be? As you said, you are in London and you are not familiar with the environment of India. Yeah, I mean, I am Indian. Yeah, I know. I'm Indian. I've known India very well. I come here every year. But, you know, I've always wanted to do something in movies. I always wanted to do something which was different, you know. And what I see is I see the youth, like people like you, that are changing. And social media, YouTube, education, you know, asking questions is changing, and I don't see Bollywood changing as fast. So I was like, you know, we talk about the script that came out. Most investors or most producers, they would look at this script and then say, no, we won't do it. Because everyone wants to do something commercial. And the problem with commercial is it's set in an algorithm. Like if you're looking at Netflix, you've got an algorithm. The algorithm knows what people are watching, and it says, you know what, let's create more and more content like this. So when I look at something, whether it be a business, I'm an entrepreneur, I'm an investor, I look for things which are unique and from the heart and have an element of truth in it. Because I think truth is very, very important. So what I mean by truth is when I'm reading the script or I'm looking at a story, I always question things. I always say, ye nahi ho sakta, ye ho sakta, ye nahi ho sakta. So when I read this script, I found it very difficult to, I mean, loads of time when it was like, ye nahi ho sakta. But then Taran would, because he was the writer, he'd actually find a way to convince you ye ho sakta. So I was like, that's interesting. And I think the youth of today, people like you, journalists, they don't want to be, you know, they don't want to be like fooled by story. They want something which is believable, and they want something which is also unbelievable. So when we talk like something like Iron Man, it's completely fantasized, but there's a believability in it. And I think that's what's needed now. And I think more risks have to be taken in film. I think more people have to stand by and say, you know what, and the first thing I asked Thoros when I spoke, the first question I asked him, because we were talking about the film, I said, I asked him, I said, what is the message? What is the message behind your film? You know? And I think that is one of the most important questions you can ask if you're going to create anything, whether it be in journalism or anything else. What is the message you're trying to convey? And what is the social, how is it changing things socially? I think
those things are very, very important. So those were some of the reasons why I invested in it. Yeah. अनुप सर आपसे पूछना था आपका गंगा जल में एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा था, बहुत अच्छा था। वहाँ बहुत सारे अच्छे एक्टर्स थे, प्रकाश राज जैसे डायरेक्टर थे, और गंगा जल एक बहुत सक्सेसफुल फिल्म रही। मैंने तो सुना है कि वो सेटबैक्स में चलती रहती है कई सालों से। तो सूर्यवंशम के बाद में गंगा जल रिकॉर्ड हो गई। बट यार इट वाज बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी, और उसको थोड़ा सा फिल्म के उसमें डाल कर दिखाया गया था। और आपने अगर फिल्म देखी हो तो एक अच्छी वेल मेड फिल्म थी। पुलिस का जो वर्किंग है उसके बारे में थी कैसे, और सारे अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। प्रकाश झा एक अच्छे राइटर डायरेक्टर हैं, उनके साथ मौका मिला काम करने का। Next question, please. Good morning, sir. My name is Raj. I'm from BTech department. Sir, my question is from Rishi, sir. Sir, I would like to ask, sir, what we as a learners should do for being like you? So you mean being like me as a person, or being like me as an entrepreneur, or? Sir, entrepreneur. I think that's a really, really great question, right? A really great question. It's a very deep question. I think it comes back to the questions that you ask people. So if you're going to do anything in the world, whatever you're going to do, ask the right questions. Keep asking questions. When I was in school, I asked so many questions. And when a teacher told me, you know, enough. जब मैं हाथ ऐसे करता था, they used to go to check up Rishi को ये तो कोई सवाल पूछेगा जो is going to be crazy. Now I'm in the real world. मैं कुछ भी सवाल पूछ सकता हूँ. अगर मैं श्वेता के साथ बात कर रहा हूँ या तरन के साथ बात कर रहा हूँ, I can ask anything I want. But it takes guts to ask questions. It really does. You know, sometimes you ask stupid questions, and they're not stupid because they are actually the most important questions. So if you're going to be an entrepreneur, or you're going to be a journalist, or in anything you're going to do, ask the questions. And I think also to be an entrepreneur, the most important thing is to ask, how much pressure can you take? Because pressure is, you know, आप किसी के साथ जाओ, मैं 10 करोड़ आपको दे दूँगा. Everyone का हाँ जी दे दो, check दे दो. But people don't realize that pressure आती है to look after that money. एक चीज होती है not to spend it, but to also look after it and nurture it and let it grow. So the same thing here when it came down to film. Back to Mir, I was like, when it comes down to the creative process, I don't, you know, I'm going to leave it to Taran. He's the writer, he's the author, and all the film work that happens, and don't get too much involved in it because you have to leave. And that's the whole point about the entrepreneur. You have to leave it to the right people, and you have to trust the people to get the job done. I think that's really, really important. So, so that would be my best advice to you. Ask the right questions. And also ask yourself how much pressure can you take as a person, and aim for that, because ultimately you want to be happy in life. And if you can't take so much pressure, don't put yourself into a position where you're going to be taking a lot of pressure, like a CEO. Because the CEO every day, from morning to evening, is always taking pressure. That's why most investors work with CEOs. They will invest in companies and have someone who can take the pressure. Yeah, I hope that helps. Next question, please. Good afternoon, sir. Sir, मेरा सवाल सर से था कि आप जैसे बिहार से, मैं भी बिहार से हूँ. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने जब बिहार छोड़ के आप मुंबई गए होंगे तो हिंदी को लेके और बिहारी वर्ड को लेके आपने कैसे उस सब चीज़ से ओवरकम किया और कैसे अपना स्टार्ट किया सर? देखिए इसमें ओवरकम करने वाला कुछ नहीं है. I'm very proud to be बिहारी. मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही है, क्योंकि आज की एक और बात बताना चाहता हूँ कि मेरा जन्म यहाँ हुआ था और मेरी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई थी. मेरे पापा दिल्ली में सर्विस में थे. तो जब हम लोग स्कूल में भी थे ये चीज़ बहुत होती थी. उस समय एक सरकार थी बिहार में जिसने बहुत पॉपुलर किया था बिहार को. तो होता था, हम लोग स्कूल जाते थे बिहारी ये वो. पर देखिए ऐसा नहीं है, ये बंगालीज के साथ भी होता है, ये सरदारों के साथ भी होता है, ये पंजाबियों के साथ भी होता है. पर वो कभी भी अपने कल्चर से भागते नहीं हैं, उल्टा वो अपने कल्चर को पकड़ के रखते हैं. पता नहीं, मैंने भी अपने आसपास देखा था कि जितने मतलब दिल्ली में कम से कम बिहारी लोग थे, बहुत लोग छुपते थे इस चीज से.
लेकिन हम लोग हमेशा रहता था कि यार जब अब जो है सो है और बहुत प्राउडली है, तो इस चीज से कोई भागना नहीं और कुछ और मैं तो ये भी बोलता हूँ कि अगर आपकी भाषा में आपको लगता है कि चलिए बिहारी भाषा बोलने से कुछ अक्षरों में बोलने में दिक्कत होती है, ये होती है, हर लैंग्वेज में होती है, पर अगर आपको वही लैंग्वेज आती है तो आप उसको अपना के रखिए, उसको हटाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप उसमें अगर एक एक्टर है, ये चीज जरूरी है कि एक एक्टर के लिए भाषा का साफ होना बहुत जरूरी है, तो उसमें काम करिए, लेकिन ये इसलिए मत करिए कि अरे कोई मुझे पकड़ के ना मुझे बोलेगा अरे ये देख बिहारी बिहारी बिहारी, तुम भी पलट के बोलो चल रहे पंजाबी चल रहे जो भी ये चलता रहता है। लेकिन एक रिस्पेक्ट जो है ना, मतलब मैच्योर लोगों में रिस्पेक्ट होती है एक दूसरे के, बट हाँ मेन बात यही है कि आप बिहार से हैं, आप प्राउडली ये बात बोलिए, क्योंकि बिहार के लोग सिर्फ देश में नहीं पूरे संसार में आज से नहीं 100 साल से हजारों साल से बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। ठीक है, सो वी जस्ट हैव टू बी प्राउड अबाउट इट। थैंक यू सर फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस। अब मैं यही बोलना चाहूंगी, बिहार को सपोर्ट करना बनता है अब। So on behalf of Amity University Jharkhand, we wish you all the luck for your movie and we assure that we will watch your movie and thank you for coming and interacting with the students. सावधान रहे, सतर्क रहे और 9 फरवरी को जाना ना भूलिए। Thank you. And last, I would like to call Dr. Sapan Gupta sir, HOI of Amity School of Communication for vote of hands. Thank you, Swati. Okay, so प्रोग्राम खत्म हो गया। अभी आपने एक चीज नोट की, बोलते हैं उसको टेक होम क्या मिल रहा है, एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको याद दिला दूंगा। सर लोगों ने बहुत अच्छे समझाया, मैं आपको रिमाइंड भी करा। भाई देखो, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो ना, तो आप वो चाहते हो या वो बताते हो जो खाना चाहते हो। अगर आपने कुछ नहीं बोला ना तो रेस्टोरेंट वाले वो देंगे जो उनको लगता है उनका बेस्ट है। तो फिल्म बिल्कुल वैसी है, जो आप चाहोगे वो फिल्म लोग बनाएंगे, अदरवाइज वो बनाएंगे और आप देखोगे। अभी आप सोच के देखो, यहाँ पर इस एक छत के नीचे एक एक्टर बैठे, एक स्क्रिप्ट राइटर बैठे, एक डायरेक्टर बैठे और एक प्रोड्यूसर भी बैठे। अभी सोच के देखो, मैं मुझे आज थोड़ा सा टाइम मिल गया था सर के साथ बात करने, मैंने कहा था सर सीड्स के बारे में, वो जो पौधा लगाते हैं बीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, बीज से कुछ शुरू होता है, लेकिन क्या उस पौधे के लिए पानी, खाद, मिट्टी की जरूरत नहीं होती है ना। अब देखो, ये सब अलग अलग बैकग्राउंड से अलग अलग लोग जुड़े हैं और एक फिल्म बनी है। और खासकर ये फिल्में, इस तरह की फिल्में अब क्यों चल रही हैं? क्योंकि आप सब फिल्म सिर्फ देख नहीं रहे हो, बल्कि फिल्म को पढ़ रहे हो, आप समझ रहे हो फिल्मों को। इसलिए बच्चों मैं कहता हूँ, फिल्म को देखो नहीं, आप सिर्फ उनको समझो भी, और आपको ये जो फिल्में आप चल रही हैं, ये जो जैसी फिल्में बन रही है, आपको जरूर पसंद आएगी। थैंक यू सो मच सर। और मैं आपको जितना भी धन्यवाद दूं कम है, क्योंकि आप एक छोटा सा ये जो मीटिंग की है ना, ये कहीं ना कहीं यकीन मान हमारे बच्चों के लिए, एक भी बच्चा अगर इंस्पायर होकर वो कुछ लिख पाता है, बोल पाता है, बना पाता है, तो ये हम सब के लिए बहुत। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो इस वादे के साथ कि आप हमारी फिल्म मिल्क 9 फरवरी को थिएटर्स में जाकर देखेंगे, लोगों को भी बताएंगे इसके बारे में, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह पर इस फिल्म के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगली बार फिर। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें मिल्क।